हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो हम करेंगे फोरम आईएएस का टेस्ट नंबर 4 है। तीसरा जो है सीसैट है। तो आप बोलोगे तो मैं इसको टेलीग्राम पे भेज दूंगी ताकि आप कर लो, नहीं तो उसको हम बाद में कराएंगे सीसैट, ठीक है। और टेस्ट नंबर 4 करेंगे जीएस, जो कि पॉलिटी का है, ठीक। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि पहले आप एक काम करिए, आप 1 से लेके 50 तक नंबरिंग कर लीजिए, या फिर ओएमआर में 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो कि पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन है लेवल 1 का, टेस्ट नंबर 4 पॉलिटी का। तो इसको करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना टेस्ट। और नंबर ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अपने हिसाब से आप सुधार करिए, कितने मार्क्स गड़बड़ी कहाँ कर रहे हो, इवेल्युएट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए पूरे भारत या उनके किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकती है, सभी राज्यों की सहमति से, अधिकांश राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, किसी भी राज्य की सहमति से। आंसर बताइए, फिर आंसर देखिए। तो इसका आंसर डी होगा, किसी भी राज्य की सहमति के बिना ही। ये शायद आपके इसके पहले भी टेस्ट में करवाए जा चुके हैं। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों, समझौते या सम्मेलनों को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी मामले पर कानून बना सकती है, और ये राज्य की सहमति के बिना किया जा सकता है। तो ये प्रावधान केंद्र सरकार को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाता है। तो ये हो जाएगा डी। दूसरा है, भारतीय संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संविधान ने भारत को राज्य संघ के बजाय राज्यों का परिसंघ बताया है। भारतीय परिसंघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। कौन सा कथन सही है? 1, 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। 1, 2 दोनों सही है, 2, 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। संविधान ने भारत को राज्य संघ के बजाय राज्यों का परिसंघ बताया है, बिल्कुल सही है। भारतीय परिसंघ राज्यों के बीच समझौते का जो है समझौते का परिणाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इनको तो मिलाया गया था भाई, जूनागढ़, हैदराबाद और इन सबको, आपको पता ही होगा। तो ये नहीं है, तो बिल्कुल कथन 1, 2 दोनों सही, कथन 2 कथन की व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित के ऊपर विचार करें। विषय कानून बनाने की तख्ती है। भूमि है केवल संसद, शिक्षा केवल राज्य विधानमंडल, डाक और तार है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में। कितने युग में सही सुमेल लेता है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, कोई नहीं। तो इसमें आ जाएगा, भूमि जो है केवल संसद का है, क्या सही है? पहला गलत है, क्योंकि भूमि जो का विषय जो है राज्य सूची का है, ना कि संसद का। और शिक्षा जो है, शिक्षा समवर्ती सूची का है, ये भी गलत है। और डाक तार किसका है? ये जो है जैसे डाक तार, वायरलेस प्रसारण संचार के रूप, ये सब 7वीं अनुसूची की संघ सूची में आते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ये सब याद रहना चाहिए कौन सा किस सूची के विषय हैं। चौथा है, भारत में प्रमुख सरकारी पदाधिकारियों के संदर्भ में लिखित उत्तर विचार करें। भारत के महान्यायवादी, किसी राज्य का राज्यपाल, केंद्रीय सूचना आयुक्त, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य। ऊपर इनमें से कौन सा पदाधिकारी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? 1, 2, 2, 3, 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4? तो इसमें से है, पहला सही है भारत के न्यायवादी, और दूसरा भी सही है, किसी राज्य का राज्यपाल भी सही है। और ये तीसरा केंद्रीय सूचना आयुक्त, तो ये गलत है। केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, तो ये हो जाएगा गलत। और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य, तो ये भी नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा केवल 1 एंड 2 सही है। बचवा है, सैन्य मामलों के विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कर्तव्य क्या है? चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, तीनों सेना प्रमुखों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, तीनों सेनाओं के सभी मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान, सैन्य सलाहकार। कौन सा कोर्ट का सही उत्तर सुनिए? 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 या 1, 3? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो सही है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष। चीफ ऑफ डिफेंस कर्तव्य करते हैं चीफ ऑफ स्टाफ के। 3 सेनाओं के प्रमुख, सैन्य कमान का प्रयोग करना, ये नहीं है।
क्योंकि सीडीएस तीनों सेना प्रमुखों के सहित किसी भी सैन्य का कमान का प्रयोग नहीं करेगा ताकि वो राजनीतिक नेतृत्व का निष्पक्ष सलाह दे सके। तो ये हो जाएगा गलत। और तीनों सेनाओं के सभी मामलों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार, ये बात सही है। 1-3 इज राइट। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। राज्यों को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त या हटाने का अधिकार नहीं है। केवल संसद को सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों के को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार है। कौन सा कथन सही है? 1-2, 1-2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो दोनों के दोनों कथन बिल्कुल ही सही हैं। नेक्स्ट है 7वां। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। इस आयोग समिति की स्थापना भारत संघ द्वारा और राज्यों के बीच मौजूदा संवैधानिक व्यवस्थाओं के कामकाज की समीक्षा करने के लिए दी गई थी, जिसमें विधायी और प्रशासनिक शक्तियों का वितरण भी शामिल है। इनमें प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री से मिलकर एक अंतर सरकारी परिषद के गठन के माध्यम से सहकारी संघवाद को मजबूत करने की सिफारिश की। इसके उस राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की सिफारिश की। उपरित पैराग्राफ निम्नलिखित में किस आयोग का सर्वोत्तम वर्णन करता है? सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, वेंकट चलैया आयोग या दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग? कौन सा सही है? ये है सरकारी आयोग में कहा गया था ना 1983 में, याद रखिएगा। 8वां है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत। देखिए, अगर आपको लगे मैं नहीं रुक रही हूँ, आपको टाइम नहीं दे रही हूँ, तो आपके पास ऑप्शन है ना, आप स्क्रीन पॉज करके फिर आंसर दीजिए, आप फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये केवल तभी, देखिए जहां पर केवल ये सब क्वेश्चन आ जाए, केवल सभी ऐसा कुछ, तो उत्तर तर्क हो जाया करिए। ये केवल तभी लगाया जा सकता है जब कोई राज्य अपनी कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने या उन्हें प्रभावित करने में विफल रहता है। राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी से 6 महीने से अधिकतम वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य मंत्रिपरिषद को विघटित कर दिया जाता है। कौन सा कथन सही है? 1-2, 2-3 या 2-3? तो 8वां का कौन सा सही है? तो इसमें पहला जो है वो गलत है। यह केवल तभी लगाया जाता है, तो मैंने पहले भी कहा था। तो ये संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे राज्य की सरकार इस प्रावधान के अनुसार नहीं चलाई जा रही, तो लगा सकता है। और 365 में आगे कहा गया है कि जहां कोई राज्य संविधान किसी उपबंध के अधीन संघ कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में दिए गए किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो युक्त तो गलत हो जाएगा, केवल इसमें बोला गया है। राष्ट्रपति शासन को संसद की मंजूरी से 6 महीने में तक, मतलब 6 महीने से अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जाता है, ये बात सही है। और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य मंत्रिपरिषद विघटित कर दी जाती है, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी। भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। मणिपुर, उत्तराखंड, हरियाणा, मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों के गठन के वर्ष के अनुसार उनका सही कालक्रम है? चलिए, कालक्रम तो याद होना चाहिए। हरियाणा पंजाब इनका जो हुआ था 1966 के तहत हुआ था, और मिजोरम का 1987, 87। उत्तराखंड का तो 2000 में हुआ था, और मणिपुर का कैसे हुआ था? 1972। मतलब मणिपुर का पहले हुआ था। एक मिनट, पहले हरियाणा का हुआ था ना 1966 में। 1966 में हरियाणा का हुआ था, फिर हुआ था मणिपुर का 3-1, 3-1, 4, 3-1-4, फिर 2, 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन डी।
10वां है, भारत को कभी-कभी एक केंद्रीकृत प्रभुत्व वाले संघ के रूप में वर्णित किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन-सा भारतीय संघ को एक केंद्रीकृत प्रभुत्व प्रदान करता है? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल नागरिकता, राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर सरकारें। कौन-सा कोड सही कोड का उत्तर चुनाव करिए। 1-4, 3 या 2-3 या 3-4। तो पहला है लिखित संविधान जो है ये भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता है, ना कि केंद्रीकृत। केंद्रीकृत संघ विघटित है, जबकि संविधान की मूलभूत प्रावधान केंद्रीय प्रभुत्व प्रदान करता है। तो ये तो संघीय विशेषता है। ये संघ केंद्रीकृत करने की प्रवृत्ति प्रदान नहीं करता है। एक लिखित संविधान केंद्र और राज्य सरकार दोनों की संरचनाओं का संगठन है, तो ये गलत है। ये नहीं होगा। दूसरा भी गलत है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी नहीं है, ये भी गलत होगा। ये भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता भी है। एकल नागरिकता ये सही है। और ये चौथा राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय स्तर पर सरकारें, ये भी गलत है। ये संघीय हो जाएगा ना। 3 केवल सही है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 11वां, केंद्र राज्य संबंधों पर एम पुंछी आयोग ने संघ कार्यकारिणी के विचारों के लिए आरक्षित विधेयक को 15 जून 2013 के भीतर निपटाने की सिफारिश की। 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में या 5 महीने में। तो ये सिफारिश की गई थी 6 महीने में निपटाने की। नेक्स्ट है 12वां है अंतरराज्यीय नदी विवादों के संदर्भ में। ठीक है, संसद ने अंतरराज्यीय नदी और नदियों और नदी घाटियों के जल के एकीकृत और इष्टतम विकास को बढ़ावा देने के लिए नदी बोर्ड अधिनियम 1956 को अधिनियमित किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262 संसद को अंतरराज्यीय नदियों पर या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के निदान के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तो इसमें दोनों सही है, अब लेकिन दो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। बात तो दोनों सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 13वां, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए भारतीय संविधान के भाग 21 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किए गए हैं? झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। दिए गए कोड से उत्तर का चुनाव करिए आप। तो ये हो जाएगा गुजरात और तेलंगाना 2 और 3। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें। यह मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। सही है। एनएचआरसी का अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए? जी नहीं, जरूरी नहीं है। तो यह है गलत। और यह मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को मौद्रिक मुआवजे के अंतरिम राहत प्रदान करता है, ये भी गलत है। अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद एनएचआरसी के सदस्य केंद्र या राज्य सरकार के तहत आगे की नौकरी के लिए पात्र जो है नहीं होंगे। तो ये बात सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। कौन सा होगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली है। भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ने में असफल रहता है तो भारत निर्वाचन आयोग के पास उसका पंजीकरण रद्द करने का अधिकार नहीं है। कौन सा कथन सही है? 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ये गलत है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, लेकिन अन्य सरकारी अधिकारियों के विपरीत सीईसी पूरे कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति या सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, और इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं धारण करते हैं, तो ये भी गलत है।
राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसका गठन प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। इसका कार्य राज्य और उनके स्थानीय निकायों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण की सिफारिश करता है। इसकी सिफारिशें राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3? 17। तो तीनों बातें बिल्कुल ही सही हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? जब राज्यसभा एक प्रस्ताव द्वारा घोषित करती है कि यह राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, या वित्तीय आपातकाल के दौरान, या जब किसी राज्य का विधानमंडल संसद में किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करता है। कौन सा कोड सही है? 1, 1, 2 या 2 या 1, 3? 18 का। इसका सही है केवल पहला। दूसरा गलत है, ये वित्तीय आपातकाल के दौरान, तो वित्तीय आपातकाल के दौरान नहीं बनाता है। वित्तीय आपातकाल के दौरान ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और जब किसी राज्य का विधानमंडल संसद के किसी विषय पर कानून बनाने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करे, तो ये गलत है, क्योंकि 252 के अनुसार संसद राज्य सूची के में किसी मामले पर तभी कानून बना सकती है जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं ऐसा करने का अनुरोध करते हुए प्रस्ताव पारित करें। तो ये है जाएगा गलत, केवल एक सही है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है 19। केवल भारत की संसद ही ऐसे कानून बना सकती है जो भारत की प्रादेशिक सीमाओं से परे लागू हो। संविधान संसद को विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का विशेष अधिकार देता है। कथन कारण सही है, पहला और दूसरा कथन दोनों सही है। दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या करता है। कथन 1, 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही, कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। क्या आंसर होगा इसका? देखिए, ये बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन संविधान संसद को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने के विशेष अधिकार देता है। केवल भारत की संसद ही ऐसे कानून बना सकती है जो भारत की प्रादेशिक सीमाओं से परे हो। तो व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य के राज्यपाल का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल है। अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए एक ठोस तंत्र है। अखिल भारतीय सीमाओं का उन्मूलन। केंद्र राज्य संबंधों पर पूंछी आयोग में उपरोक्त में से कौन सी सिफारिश की थी? 1, 2, 1, 3, 2, 3 या 1, 2, 3? तो ये तो पहला तो सही है, किसी राज्य के राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होने का, और अंतर्राज्यीय सीमा विषयों विवादों को निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से सुलझाने के लिए ठोस तंत्र, ये भी सही है। अखिल भारतीय सीमाओं का उन्मूलन ये गलत है, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज राइट। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। अंतर्राज्यीय क्वारंटाइन संघ सूची के अंतर्गत एक संघ विषय है। निगम कर राज्य सूची के अंतर्गत राज्य का विषय है। तो 21वां का सी है, अंतर्राज्यीय क्वारंटाइन संघ सूची के अंतर्गत संघ का विषय है। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में निम्न कथन विचार करिए। इसकी स्थापना 1990 में जनता दल द्वारा सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। दूसरा है, इसका कार्य राज्यों और केंद्र के बीच साझा हित के विषयों की जांच करना है। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 2, 3, 3 या 1, 2, 3? 22 का। 22 का पहला सही है। इसकी स्थापना 1990 में जनता दल सरकार द्वारा की गई थी। दूसरा, इसका कार्य राज्य केंद्र के बीच साझा हित के विषयों की जांच करना है, तो ये भी सही है 263 के तहत। और इस केंद्रीय गृह मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ना होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष। तो 1, 2 इज राइट। भारत के संविधान व्यापार और वाणिज्य के प्रावधान के संदर्भ में भी कथन विचार करें। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कुछ शर्तों के अधीन अंतर्राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। राज्य विधानमंडल अन्य राज्यों में आयातित वस्तुओं पर कोई भी कर लगा सकता है जो उस राज्य के निर्मित समान वस्तुओं पर लागू हो। कथन 1 सही है, 2 सही है, 2 दोनों सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही है। 24 है, भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? वे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से गठित वैधानिक निकाय हैं। क्या ये सही है? या दूसरा है,
सभी क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री बारी-बारी से परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वे अंतर्राज्यीय विवादों के मामले में न्यायिक निकाय के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो डी ही गलत है, क्योंकि वह जो है केवल विचार-विमर्श करने वाले हैं, ना सलाहकार निकाय है, ना कि न्यायिक निकाय है, तो ये गलत है। 25 है, भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य कानूनों में निहित निषेध या सीमा या प्रावधान अनुच्छेद 142 के तहत संवैधानिक शक्तियों पर निषेध या सीमाओं के रूप में कार्य नहीं कर सकते। इसका अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्य को निर्वहन करते समय किए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और या फिर दूसरा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा बनाए गए कानून से बाध्य नहीं है। देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के बिना भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। डी है, राज्य विधानमंडल कुछ मामलों पर सहमति के बिना कानून बना सकते हैं। तो 25 का बी सही होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा बनाए गए कानून में बाध्य नहीं है, 142 के तहत। 26 है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में इन कथन पर विचार कीजिए। ऐसा कोई कर या शुल्क लगाने वाला विधेयक जिसमें राज्यों की रुचि हो, अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए विधेयक। और तीसरा है, एक विधेयक जो राज्यों को धन वितरण के सिद्धांतों को प्रभावित करता है। चौथा है, केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए किसी निर्दिष्ट कर पर कोई अधिभार लगाने वाला विधेयक। उपर्युक्त में से कितने विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी चारों? 26। तो 26 का हो जाएगा। इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता के लिए एक प्राधिकरण नियुक्ति के लिए विधेयक है, ना, गलत है। तीसरा सही है, विधेयक जो राज्यों को धन वितरण के सिद्धांत को प्रभावित करता है। और केंद्र सरकार को उद्देश्यों के लिए किसी निर्दिष्ट पर कोई अधिभार लगाने का वाला विधेयक। ये तीनों सही है, बाकी दूसरा गलत है। 27। 27 देखेंगे। केंद्र राज्य संबंधों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार किसी भी मामले पर किसी भी राज्य को कार्यकारी निर्देश जारी कर सकती है। दूसरा है, संसद राज्य सूची में उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तीसरा है, राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकते हैं। एक सही है, एक दो सही है, या दो तीन सही है, एक दो तीन सही है। देखते हैं। तो पहले तो सही है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार किसी भी मामले पर किसी भी राज्य को कार्यकारी निर्देश जारी कर सकती है। और दूसरा है, संसद राज्य सूची के उल्लिखित किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण संशोधित कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो है डी सही है। 28 है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से वैध आधार हैं? यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाए, यदि वो अपने कार्यकाल के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्य के अलावा किसी अन्य भुगतान वाली नौकरी में संलग्न है, यदि वह राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है। कौन सा कोड सही है? 1 2 2 3 1 3 या 1 2 3? 28 का। 28 का सभी सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 29। केंद्र और राज्यों के बीच निवल केंद्रीय जीएसटी का वितरण निर्धारित करना, उन वस्तुओं और सेवाओं की सिफारिश करना उन्हें जीएसटी के अधीन किया जा सकता है या उनसे छूट दी जा सकती है। केंद्र और राज्य स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए उपकर अधिभार की सिफारिश करना, जिन्हें माल और सेवा कर के रूप में शामिल किया जा सकता है। चौथा है, केंद्र द्वारा राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान देने के सिद्धांत की सिफारिश करना। भारतीय संविधान के अनुसार वस्तु और सेवा का कर परिषद उपयुक्त में से किन विषयों पर संघ और राज्यों की सिफारिश करेगा? 1 2 3 2 3 या 2 3 4 या 1 4? 29 का। 29 का जो है दूसरा सही है, उन वस्तुओं और सेवाओं सिफारिश करना जो जीएसटी के अधीन किया जा सकता है, उनसे छूट दी जा सकती है। तीसरा भी सही है, केंद्र और राज्य स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए उपकर और स्थानीय भार की सिफारिश करते हैं, उन्हें माल और सेवा कर के रूप में शामिल किया गया, ये भी सही है। बाकी चौथा गलत है, केंद्र द्वारा राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान देने के लिए सिद्धांत सिफारिश ये नहीं करता है। तो केवल 2 और 3 इज राइट, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 30। ये है निकाय है, स्थापना है, कार्य है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा कार्य पंचायत क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। ये बताते चलिए क्या ये सही है? पहला तो ये गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 89th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया था, ना कि इसके द्वारा। ठीक है, 2003 में। और ये पंचायत क्षेत्रों के लिए था, तो ये तो गलत है। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए था, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के बारे में देखें तो इसमें पिछड़ा आयोग जो थी ये 103वां संविधान संशोधन नहीं, 102 था, और ये 2019 नहीं था, क्या था 2018 में 2018 में था, तो ये गलत हो गया। अन्य ओबीसी अधिकार के लिए और भाषा अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, तो ये क्या सही है? तो ये सही है, ये 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा था, तो केवल एक ही सही है इसमें। नेक्स्ट है 31वां, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विदेशी पूंजी के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच वित्त के उचित वितरण की सुविधा प्रदान करता है। यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में ऊपर दिए गए कथन ए बी सी कोई भी सही नहीं है। 31, तो इसमें सभी गलत है, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सभी गलत दिए गए हैं। ये बुनियादी ढांचे के विकास में विशेष कुछ प्रभाव करता है, सब गलत है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों के संदर्भ में भी कथन विचार करें। वह सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए पात्र नहीं होते हैं। क्या कैसे होते हैं? पात्र नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय का व्यय भारत की संचयी निधि पर निर्भर है, भारित होता है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, उसे भारत के संविधान के अंतर्गत कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई, ये भी सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 33वां, भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। संविधान को सॉलिसिटर जनरल के पद का उल्लेख नहीं है। वह अटॉर्नी जनरल को उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों की पूर्ति में सहायता करता है। वरीयता तालिका में उनका पद कैबिनेट सचिव के समान है। कौन सा कथन सही है? 1 2 1 3 या 2 1 2 3? 33 का 33 का पहला तो सही है, संविधान का सॉलिसिटर जनरल उनके पद का उल्लेख नहीं करता है, और वह अटॉर्नी जनरल को उनकी आधिकारिक जिम्मेदारियों की पूर्ति में सहायता करता है, ये भी सही है। वरीयता तालिका में उनके पद कैबिनेट सचिव के समान है, तो गलत है। तो सॉलिसिटर जनरल का वरीयता तालिका में कैबिनेट सचिव समान रैंक नहीं है। वास्तव में वह अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ वरीयता तालिका में 23वें स्थान पे है, तो केवल 1 2 सही है। 34 है, राज्यों को दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदानों के संदर्भ में कथन में से कौन सही है? वह सामुदायिक अनुदान प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली एक निश्चित राशि है, जिसका निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान किया जाता है। किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए विवेकाधीन अनुदान दिए जाते हैं। अनुच्छेद 275 के तहत सामुदायिक अनुदान राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिश पर दिए जाते हैं। विवेकाधीन अनुदानों को संसद की लोक लेखा समिति के द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होती है, इससे पहले कि वो लोकसभा द्वारा मतदान किया जा सके। 34, तो इसका जो होगा सी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग किसके द्वारा बनाया गया था? भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा, या संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, या भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा? 35, तो ये किया गया था संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है 36, केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। मुख्य सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर मुहर सहित वारंट द्वारा की जाती है। दूसरा है, सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। और तीसरा है, केवल वे संसद सदस्य ही सूचना आयुक्त बनने के पात्र हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी या सत्तारूढ़ गठबंधन संबंधित नहीं है। कौन सा कथन सही है? 1 2, केवल 2 1 3 या 1 2 3? तो इसका पहला तो सही है, मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर मुहर सहित वारंट द्वारा की जाती है। सूचना आयुक्त का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित है, ये भी सही है। केवल वे संसद सदस्य सूचना आयुक्त के देखिए जहाँ पर केवल वाले वर्ड आते हैं, थोड़ा सा सावधान रहिए, तो ये गलत है, क्योंकि आरटीआई ये
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त संसद या सदस्य या किसी राज्य का केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, जैसा भी मामला हो, या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। और इसके सदस्य सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज प्रबंधन इन सबकी ज्ञान होता है, वो होते हैं पात्र। तो ये हो जाएगा गलत, 1, 2 होगा सही। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। यह ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है। आयोग का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन लोक सेवक को कवर करता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। 37 का तो दोनों ही गलत है। पहला गलत है क्योंकि ये जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। उस समय यह ना तो संवैधानिक था और ना ही वैधानिक था। ठीक है, लेकिन हालांकि बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग 2003 के तहत एक वैधानिक निकाय बन गया, तो गलत हो गया। और ये दूसरा है, सीबीसी का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार तक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा भी, इसलिए दोनों गलत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसी भी परिस्थिति में वह संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य की सीमा के भीतर किसी अपराध की जांच नहीं कर सकता। कारण है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अनुसार सीबीआई को किसी विशेष राज्य में अपराध की जांच करने से पहले राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। कौन सा कथन सही है? 1, 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1, 2 दोनों सही लेकिन व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। 38 का ध्यान से पढ़िए इसको। तो इसमें पहला कथन तो गलत है। किसी भी परिस्थिति में संबंधित राज्य सरकार की सहमति के बिना किसी राज्य की सीमा के भीतर अपराध जांच नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है, वो कर सकता है जांच। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय राज्य की सहमति के बिना देश में कहीं भी ऐसे अपराध की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकता है, तो ये सही है। और ये सही है, ये गलत है, तो इसमें सीधा सा आंसर मिलेगा आपको। कथन गलत है, कारण सही है। लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। इस संदर्भ में कौन सा लोकपाल चयन समिति का हिस्सा नहीं है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेतृत्व करता या लोकसभा अध्यक्ष? 39, 39। तो इसमें होगा गृह मंत्री नहीं होता है, नहीं होता, गलत है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में कथन विचार करिए। यह बहुसदस्यीय निकाय है जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। यह राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अधीक्षण और नियंत्रण करता है। कौन सा कथन सही है? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 1, 2, 3? 40 का तो इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रशासनिक कार्य में काम करता है, तो गलत है। बाकी तीसरा सही है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिबल बल अधीक्षण नियंत्रण रखता है। दूसरा गलत है क्योंकि एनडीएमए केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासन नियंत्रण का अधीन कार्य करता है, ना कि पर्यावरण के और जलवायु परिवर्तन के। तो ये हो जाएगा 1 and 3 इज राइट। 41 है, भारत में दूरसंचार से संबंधित सभी मामलों में भारत सरकार की नीति कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? डिजिटल संचार आयोग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, दूरसंचार सलाह समिति या टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेशन इंडिया लिमिटेड? तो 41 का हो जाएगा ए, डिजिटल संचार आयोग। नेक्स्ट है यह है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में निम्नलिखित कथन विचार करें। यह न तो वैधानिक है, ना ही संवैधानिक निकाय है। भारत का न्यायवादी परिषद का पदेन सदस्य है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। 1, 2 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 3 सही है। तो इसमें जो सही है वह केवल दूसरा सही है। भारत का न्यायवादी परिषद का पदेन सदस्य, ये सही है। यह वैधानिक है, यह सब गलत है क्योंकि बार काउंसिल जो है स्थापना संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया था 1961 के अधिवक्ता अधिनियम के तहत, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, तो ये गलत है। इसके अध्यक्ष एक इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, उन्हें परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है, तो केवल दूसरा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षित लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या तय करने के लिए जिम्मेदार है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, जनजाति कार्य मंत्रालय, प्रशीमन आयोग? तो ये होता है प्रशीमन आयोग।
नीति आयोग के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। नीति आयोग की शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। तो तीनों के तीनों सही है। और भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में भी कथन विचार कीजिए। चाय बोर्ड एक वैधानिक निकाय है। तो बिल्कुल सही है। चाय बोर्ड और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संबंधी नियामक निकाय है। तो नहीं, ये वाणिज्य मंत्रालय के अधीन केंद्र सरकार के वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता है। चाय बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो इसका मुख्यालय कोलकाता में, ना कि बेंगलुरु में है। बोर्ड का विदेश कार्यालय दुबई या मॉस्को में है। ये सही है। तो 1-4 सही है। देखते हैं, ये रहा ऑप्शन डी। 46 है, भारत के संविधान के तहत सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधान के बारे में निम्नलिखित विचार करें। सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़े गए। विशेष प्रावधानों के तहत सिक्किम को लोकसभा में 2 सीटें आवंटित की गई। तो उपरिक्त में से कौन सा कथन सही है? 1-2, 1-2 या ना तो 1 ना तो 2? तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। विशेष प्रावधान से सिक्किम को लोकसभा में 2 सीटें आवंटित की गई, तो ये गलत है। सिक्किम को लोकसभा में 2 सीटें नहीं आवंटित की गई हैं, जिससे एक निर्वाचन क्षेत्र बनता है।